बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा जो बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 6 है जी। और अभी तक हमारी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की ही है। आज इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आज आपके साथ 3 से 4 जो ब्रांचेस हैं वो शेयर करूं। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग 2 मेजर ब्रांचेस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहली ब्रांच जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम फ्रेश वाटर किसको बोल रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी का जो मेजर टारगेट है हमारी इस बुक के अंदर जो रखा गया है कि हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं बीइंग ए बायोलॉजिस्ट, तो ये फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेश वाटर हमारे पास वो वाटर होता है जिसमें लो लेवल ऑफ सॉल्ट हो। लो लेवल ऑफ सॉल्ट मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर सॉल्ट की जो मिकदार है वो कम हो, हम उस वाटर को फ्रेश वाटर का नाम देते हैं। या फिर अगर दूसरी डिफाइन अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेश वाटर क्या है, हम लोग फ्लोइंग वाटर को, बहते हुए पानी को हम लोग फ्रेश वाटर का नाम देते हैं। तो मतलब ये कि ऐसा पानी जो बहता हुआ हो, हर वक्त चल रहा हो, वो हमारे पास फ्रेश वाटर होगा। और दूसरा ये कि उस वाटर के अंदर साल्ट का लेवल जो है वो कम होना चाहिए। तो चलते हैं जी अब इसकी डिफाइन की तरफ। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये हमारे पास ब्रांच है जी बायोलॉजी की। इट इज़ branch of biology in which we deal, in which we study about, हम लोग स्टडी करेंगे about the life, उस ज़िंदगी की, उन तमाम जिंदा जानदार चीज़ों की that are present in fresh water, जो इस ताज़े बहते हुए पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर ज़िंदगी मौजूद होगी, हमने उसकी स्टडी करनी है। मतलब ये कि अगर इसकी प्रॉपर डिफाइन की हम बात करें तो मैंने क्या बताया आपको कि ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसका मेन टारगेट क्या है कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे लाइफ को, और हमने उस लाइफ की स्टडी करनी है जो कहाँ पर मौजूद होगी, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होगी। अब आते हैं हम लोग कि फ्रेश वाटर हमारे पास कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़ कि हमारे पास कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ ऐसी हैं जिनको हम लोग फ्रेश वाटर का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर बॉडीज़। हम किन जगहों पर बहते हुए पानी को फ्रेश वाटर का नाम दे रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है जी रिवर। रिवर है हमारे पास जी, दरिया का जो पानी है हम इसको फ्रेश वाटर बोल रहे हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है जी लेक्स, झीलें। उसके बाद थर्ड हमारे पास है स्ट्रीम्स, नदी नाले। और उसके बाद हमारे पास हैं जी पॉन्ड्स, तालाब। तो ये तमाम तर वाटर बॉडीज़ ऐसी हैं जिसमें हमारे पास रिवर आ गया जी, दरिया, हम इसके वाटर को भी फ्रेश वाटर बोल रहे हैं। झील के पानी को भी हम फ्रेश वाटर बोल रहे हैं। स्ट्रीम, नदी नालों के जो पानी है और जो तालाब का पानी है ये भी हमारे पास किस में आता है, दैट इज़ अ फ्रेश वाटर। तो ये वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं जिनके बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। अब हम लोगों ने देखना ये है कि रिवर के अंदर, लेक्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर लाइफ जो है वो किस तरह से मौजूद है और उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना है और उनका जो सोल्यूशन है वो क्या है। तो ये सब हमने यहाँ पे देखना है। तो फ्रेश वाटर बॉडीज़ को मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग जो दूसरा पॉइंट देखेंगे, हम लोगों ने इस फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ के फिज़िकल पैरामीटर्स। हमने यहाँ पे जज करने जी फिज़िकल पैरामीटर्स को हमने देखना है। फिज़िकल पैरामीटर्स के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जज करेंगे केमिकल पैरामीटर्स को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल पैरामीटर्स के बाद हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। मतलब ये कि हमने 3 पैरामीटर्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। एक हमारे पास हैं फिज़िकल पैरामीटर्स,
एक हमारे पास हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स और एक हमारे पास हैं केमिकल पैरामीटर्स। तो आइए जी वन बाय वन इन तमाम पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये पैरामीटर्स किसी भी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी हैं। हम लोग जब इन पैरामीटर्स के बारे में जान लेंगे तो मैं साथ ही आपको ये शेयर कर दूंगा कि फ़िज़िकल पैरामीटर का जानना क्यों ज़रूरी है, केमिकल पैरामीटर्स वाटर के अंदर जानना क्यों ज़रूरी हैं, और बायोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं इनको वाटर के अंदर जानना क्यों ज़रूरी है। तो चलते हैं जी अपने पहले पैरामीटर्स की तरफ कि जो हमने फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर देखना है वो हमारे पास है जी फ़िज़िकल पैरामीटर। फ़िज़िकल पैरामीटर में आप लोग पानी की जिन जिन चीज़ों को देखेंगे उनमें सबसे पहले हमने फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर ये जज करना है कि जिस पानी के अंदर हमारी लाइफ सरवाइव कर रही है उस वाटर का कलर कैसा है। जिस पानी के अंदर हमारी लाइफ सरवाइव कर रही है उस वाटर का टेम्परेचर जो है वो कैसे है। तो ये कलर का देखना, टेम्परेचर का देखना, या फिर हम लोग ये देखेंगे कि उस पानी के अंदर जो लाइट पेनिट्रेट कर रही है वो कितनी है। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं बीइंग ए बायोलॉजिस्ट आपको ये कहता हूँ कि आप ना एक फ्रेश वाटर बॉडी जो है वो बनाओ, या फिर आप एक तालाब बना लो और उसके अंदर आप लोगों ने जो है वो फिशेस को रखना है। तो सबसे पहले आपका मेन टारगेट ये होगा कि हमने जो तालाब बनाया है, हमने जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ बनाई है, उसमें हमने ये देखना है कि उस पानी जो हमने वहाँ पे पानी भर के रखा है उसका कलर कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी बिल्कुल ख़राब हो, गंदा हो, गदला हो और हम लोग वहाँ पे अपनी किसी भी चीज़ जो है वो रख दें, ऐसा नहीं। या फिर आप लोग ये देखें कि जो वाटर हमने उन जानदारों को देना है क्या वो टेम्परेचर उस पानी का ठीक है जिसके अंदर वो लाइफ जो है वो सर्वाइव करे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हार्ड टेम्परेचर वाला पानी हो और आप लोग वहाँ पे अपनी कोई ना कोई स्पीशीज़ जो है वो रख दें, तो उसके लिए ये नुकसान होगा। और या तीसरा पॉइंट आपने फिजिकल पैरामीटर में ये जज करना है कि जिस पानी के अंदर हम अपनी लाइफ को जो है वो रख रहे हैं क्या उस पानी के अंदर लाइट पेनिट्रेट कर रही है कि नहीं, लाइट वहाँ पर कितनी है, फोटोसिंथेटिक वहाँ पे प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ जो है वो कितनी है। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे किसके अंदर, फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास पैरामीटर है जिसको हमने वाटर के अंदर जज करना है, दैट इज नोन एज केमिकल पैरामीटर। केमिकल पैरामीटर्स के अंदर हम लोगों ने ये जज करना है कि उस वाटर बॉडी के अंदर जिसके अंदर हम अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करवा रहे हैं उस पानी के अंदर साल्ट का लेवल कितना है। दूसरी चीज़ हमने ये जज करनी है कि जिस वाटर बॉडी के अंदर हम अपने जानदारों को सर्वाइव करा रहे हैं उस वाटर की पीएच जो है वो कितनी है। तो दीज आर द टू केमिकल पैरामीटर्स। उसमें साल्ट हमने उस पानी की चेक करनी है और साथ हम लोग किस चीज़ का लेवल चेक करेंगे, हम पीएच का लेवल चेक करेंगे। अब ये चीज़ें हम लोग क्यों देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐसी स्पीशीज़ पानी के अंदर सर्वाइव करवाना चाह रहे हैं जिसको लो लेवल ऑफ साल्ट चाहिए और हम लोग इस पानी के अंदर ग्रो करवा रहे हैं उनको वहाँ पे रख रहे हो जिसके अंदर साल्ट का लेवल ही बहुत ज़्यादा हो। तो दैट्स मीन कि हमारी उस स्पीशीज़ के लिए साल्ट का लेवल ज़्यादा होना नुकसान है। या फिर हमारे जो जानदार हैं जिनको हमने पानी के अंदर रखना है वो एक नॉर्मल पीएच पे सर्वाइव कर सकते हैं, या एसिडिक मीडियम उनको चाहिए या बेसिक मीडियम चाहिए। तो ये हम लोग सबसे पहले जज करेंगे ताकि बाद में हमारी स्पीशीज़ को जो है वो कोई नुकसान ना हो। उसके बाद जो तीसरा बड़ा पैरामीटर है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल पैरामीटर। बायोलॉजिकल पैरामीटर ये तीसरा बड़ा पैरामीटर है जो किसी भी फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर आप सबको जो है वो जानना ज़रूरी है। बायोलॉजिकल पैरामीटर में हम ये देखेंगे कि जिस पानी के अंदर हम अपनी स्पीशीज़ रख रहे हैं, हम अपनी स्पीशीज़ को सर्वाइव करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया कैसे रहते हैं। वहाँ पे हम ये देखेंगे कि वहाँ पे वायरसेस किस तरह के हैं, क्या वहाँ पे वायरसेस तो नहीं है। वहाँ पे हम ये देखेंगे वहाँ पे एलजी की ग्रोथ रेट जो है वो कितनी है। तो ये तमाम चीज़ें हमने बीइंग ए बायोलॉजिकल पैरामीटर देखनी है कि वहाँ पर उस पानी के अंदर बैक्टीरियल कितनी स्पीशीज़ रह रही हैं, वायरसेस का इफेक्ट कितना है, एलजी वगैरह कितनी जो है वो ग्रो कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग वहाँ पे अपनी स्पीशीज़ को उस पानी के अंदर ग्रो करवाएं और उसको बैक्टीरिया ही इन्फेक्ट कर दें, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाए और दूसरे चौथे दिन देखने के बाद हमारे जो भेजी हुई वहाँ पे स्पीशीज़ है उस बेचारे की डेथ हो जाए। तो उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पे वायरसेस कितनी है, वहाँ पे एल्गल ग्रोथ जो है वो कितनी है। तो ये सारे पैरामीटर किसी भी फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर जानना जो है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जी आप लोगों ने किसी भी फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर जो पैरामीटर देखना है वो फिजिकल पैरामीटर है। और फिजिकल पैरामीटर ने हमने किस किस चीज़ को जज करना है एक दफ़ा फिर से आपको बता दो चलो। हमने पानी के कलर को देखना है जी, उसके बाद हम लोग पानी के टेम्परेचर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, लाइट की तरफ। उसके बाद आते हैं जी केमिकल पैरामीटर कौन कौन से हैं। केमिकल पैरामीटर मैंने आपको बताया कि हमने उस पानी के अंदर साल्ट के लेवल को चेक करना है जी, पीएच पानी की चेक करनी है। और बायोलॉजिकल पैरामीटर में मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि उस पानी के अंदर जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं वो किस तरह की हैं, वायरसेस वगैरह जो हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं और एल्गल ग्रोथ जो है वो कितनी है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे किसके अंदर, फ्रेश वाटर
बॉडीज़ के अंदर। उसके बाद जाके हम लोग इस काबिल होंगे कि अगर हमारे ये सारे पैरामीटर सही हैं, पूरे हैं, तो हम लोग वहाँ पे अपने स्पीशीज़ को इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अगर नहीं है पूरे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, हमें फिर इनको मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है फ्रेश वाटर बायोलॉजी के बाद, वो हमारे पास है जी मेराइन वाटर बायोलॉजी। मेराइन वाटर बायोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों डिफाइन बड़ी अहम है। मेराइन वाटर बायोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले जो चीज़ जज करेंगे, हम लोग मेराइन वाटर को देखेंगे कि हम किस पानी को मेराइन वाटर का नाम दे रहे हैं। मेराइन वाटर याद रखिएगा, हम उस वाटर को मेराइन वाटर का नाम दे रहे हैं जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ सॉल्ट हो, हाई लेवल ऑफ साल्ट हो, जिसके अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो। और दूसरे नंबर पे हमने ये देखना है कि हम उस पानी को मेराइन वाटर का नाम देते हैं जो कि स्टैग्नेंट हो। स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ या खड़ा हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर। तो इस तरह के पानी को हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारे पास मेराइन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेश और मेराइन वाटर में कहाँ पे डिफरेंस है, तो फ्रेश वाटर मैंने आपको अभी बताया कि फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ पानी है और उसके अंदर जो साल्ट का लेवल है वो कम है। और उसी के मुकाबले में जो मेराइन वाटर है इसमें हाई लेवल ऑफ साल्ट होगा, साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है और साथ साथ ये वाटर जो है वो स्टैग्नेंट होता है या खड़ा हुआ या ठहरा हुआ पानी। अब आते हैं हम लोग इसकी डिफ़ाइन की तरफ। डिफ़ाइन में हम लोग उसी तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि मेराइन वाटर बायोलॉजी हमारे पास, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम लोग इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट, हम लोग स्टडी करेंगे मेराइन वाटर बॉडी, स्टडी अबाउट द लाइफ, हम लोग यहाँ पे लाइफ की स्टडी करेंगे इन मेराइन वाटर बॉडीज, मेराइन वाटर बॉडीज़। हम लोग मेराइन वाटर बॉडीज़ के अंदर लाइफ की जो है वो स्टडी करेंगे। और मैंने आपके साथ अभी शेयर करना है कि हम लोग किन वाटर बॉडीज़ को जो है मेराइन वाटर बॉडीज़ का नाम दे रहे हैं। तो मैं आपके सामने ये दोनों चीज़ें शेयर करता हूँ कि मेराइन वाटर बॉडीज़ जो हैं वो क्या हैं और हमने लाइफ को वहाँ पे कैसे डिस्कस करना है। तो आइए जी चलते हैं मेराइन वाटर बॉडीज़ की तरफ। मेराइन वाटर बॉडीज़ हमारे पास दो हैं। मेराइन वाटर बॉडीज़ जो है हमारे पास दो हैं। नंबर 1 हमारे पास है जी मेराइन वाटर बॉडीज़ में जो सबसे पहली बॉडी है उसको हम सी बोलते हैं जी, सी है हमारे पास। और सेकंड जो है हमारे पास उसको हम बोलते हैं ओशन। अब बज़ाहिर देखा जाए तो सी भी हमारे पास समंदर है और ओशन भी हमारे पास क्या है, ये भी समंदर है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द सी एंड ओशन, तो सी और ओशन में यही फ़र्क है कि जो सी होता है इसमें हमारे पास इसका जो किनारे हैं वो बिल्कुल आपको जो है ईज़िली मिल जाते हैं, इसका किनारा आपको नज़र आएगा। और सी हमेशा साइज़ में छोटे होते हैं। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि ओशन क्या है, ओशन भी मेराइन वाटर बॉडी है लेकिन ओशन का आपको किनारा जो है वो मुश्किल से मिलेगा, किनारा इसका नहीं होता, आप इस तरह समझ लें। और ओशन जो है ये हमारे पास लार्ज साइज़ में होते हैं। तो बड़े साइज़ के जो आपके पास मेराइन वाटर बॉडीज़ हैं हम उनको ओशन बोल रहे हैं, और जो छोटे साइज़ की मेराइन वाटर बॉडीज़ हैं हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, हम उसको सी का नाम दे रहे हैं। लेकिन दोनों में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि वाटर इनका बिल्कुल स्टैग्नेंट हो सकता है और साथ साथ इनमें क्या होगा, हाई लेवल ऑफ साल्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये हमारे पास आगे मेराइन वाटर बायोलॉजी के हवाले से। उसके बाद हम आते हैं कि इस मेराइन वाटर बायोलॉजी के अंदर भी हम लोगों ने पैरामीटर्स को जज करना है। हम लोगों ने उसी तरह से चंद एक पैरामीटर्स को जज करना है, और वो पैरामीटर्स मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ कि हम लोगों ने 3 तरह के पैरामीटर्स को जज करना है। 3 तरह के पैरामीटर्स को हमने जज करना है जी। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे रिक्वायरमेंट में, सबसे पहले पैरामीटर मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए, वो हमारे पास है जी फिज़िकल पैरामीटर। और सेकंड हमारे पास क्या है, दीज आर द केमिकल पैरामीटर्स। और थर्ड हमारे पास क्या है, दीज आर द बायोलॉजिकल पैरामीटर। इन 3 पैरामीटर्स को हम लोगों ने यहाँ पे मेराइन वाटर बायोलॉजी के अंदर भी जज करना है। और मैं आप सबके सामने ये शेयर कर चुका हूँ पहले भी कि फिज़िकल पैरामीटर में हमने किस किस चीज़ को देखना है जी। एक दफ़ा फिर बताता हूँ, हमने पानी के कलर को चेक करना है जी, और उसके बाद हमने
पानी के टेम्परेचर को चेक करना है, और तीसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि पानी के अंदर जो लाइट है क्या वो पेनिट्रेट कर रही है या नहीं कर रही। ये तीन चीज़ें हम देखेंगे फिजिकल पैरामीटर में। केमिकल पैरामीटर के अंदर हम क्या देखेंगे, हम पानी के साल्ट के लेवल को चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग पीएच के लेवल को चेक करेंगे। और बायोलॉजिकल पैरामीटर में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो किस तरह से हैं, किस तरह की स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की। उसके बाद वहाँ पे वायरसेस जो हैं वो किस तरह से मौजूद हैं, और उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पे उस पानी के अंदर एल्गल ग्रोथ जो है वो कितनी है। और उसके बाद हम ये देखेंगे वहाँ पर प्रीडेटर जो है वो किस तरह से पाए जाते हैं। प्रीडेटर भी आपने ये देखना है कि ऐसा ना हो कि आप लोग कोई ऐसी स्पीशीज़ पानी के अंदर ग्रो करवाएं कि उसका प्रीडेटर ही वहाँ पे मौजूद हो। मतलब आप लोग पानी के अंदर कोई ऐसी फ़िश ग्रो करवा के जाते हो कि उसका उस पानी के अंदर प्रीडेटर मौजूद था, तो उस प्रीडेटर ने 2-4 दिन के अंदर जो है वो फिशेस ख़त्म कर देनी। इस वजह से हमारे लिए भी क्या होगा, एक लॉस है। तो हमने सबसे पहले किसी भी अगर हमने फ्रेश वाटर या फिर मेराइन वाटर बॉडीज़ को हमने देखें तो उसमें हमने पैरामीटर्स को लाजमी जज करना है, और वो पैरामीटर मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। फिजिकल पैरामीटर हैं, केमिकल पैरामीटर हैं, और साथ साथ हमने किसको देखना है, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को हमने देखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है बाज़ दफ़ा कि सर जो फ्रेश वाटर पानी है वो जो है उसका साल्ट कम है, और जो आपके पास समंदरी पानी है या मेराइन वाटर उसमें साल्ट का लेवल क्यों ज़्यादा होता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि समंदर भी वहीं पे है, हमारी अर्थ के ऊपर है, और दरिया भी वहीं पे। तो मैं आपके सामने ये शेयर करता हूँ कि समंदर के अंदर जो साल्ट का लेवल है वो क्यों ज़्यादा होता है। एक एग्जाम्पल या डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ना यहाँ पर जो है कोई हिल्स हैं, कोई पहाड़ी हैं, और इन पहाड़ियों के ऊपर ना ग्लेशियर या बर्फ़ जो है वो जमी होती है। अब होता ये है कि बारिश का पानी आ जाए या फिर अगर ये ग्लेशियर पिघलें तो हमारा यहाँ पे फ्रेश वाटर जो है वो बिल्कुल जमा हुआ होता है, और आहिस्ता आहिस्ता इसने क्या करना है, इसने फ़्लो करना है। जब ये फ्रेश वाटर फ़्लो करके आता है तो चट्टान से या ज़मीन के जिन जिन हिस्सों से ये गुजरेगा वहाँ से ये कलेक्ट करके आएगा साल्ट अपने साथ। मतलब ये कि पानी जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो अपने साथ किसको लेके आता है, बहता हुआ पानी अपने साथ सारा साल्ट इकट्ठा करता आता है। ऐसा ऐसा सारे साल्ट को जो है वो लेता आएगा, और जब आके बिल्कुल उसने रिवर में कन्वर्ट होने, और रिवर से फिर आगे ये रिवर जाके गिरेंगे जी किसी स्टैग्नेंट वाटर बॉडी के अंदर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया कि ये हमारे पास समंदर है। तो ये जैसे ही आके इस ओशन के अंदर आके ये पानी गिरेगा तो इस पानी में मौजूद था जी सारे का सारा रास्ते का इकट्ठा किया हुआ, जहाँ जहाँ से ये पानी गुजरा साल्ट। तो पानी भी आके यहाँ पे गिरा, और साथ साथ क्या चीज़ बढ़ गई, यहाँ पर साल्ट आ गई। अब होता यह है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है इन समुद्रों के ऊपर, तो जहाँ पर जो वाटर आए वो फिर से एवेपोरेट होके, वो फिर से बुखारात बन के यहाँ से उड़ जाएगा। पानी दोबारा एवेपोरेट होके वापस आ जाता है, और पानी फिर जाके दोबारा ग्लेशियर्स की फॉर्म में पहाड़ों पे ये जो है दोबारा फिर जम जाएगा, और यहाँ पे साल्ट जो है बच जाए। अगली दफ़ा फिर क्या होगा, हमारे पास वही ग्लेशियर दोबारा से पिघलेंगे, और जो फ्रेश वाटर था वो दोबारा से क्या करेगा, दोबारा से फ्लो करेगा, और बहता हुआ रास्ते से आएगा, साल्ट इकट्ठा करते 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 दोबारा जब उसने आना तो फिर से क्या करेगा, जितने भी साल्ट थे रास्ते के वो सारे उसने आकर समंदर में गिरा दिए। इस वजह से बार बार एवेपोरेशन होती रहेगी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या उड़ता रहेगा, पानी उड़ता रहेगा। साल्ट आपके डे बाई डे जो है समंदर के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे, और यही वजह है क्योंकि साल्ट बार बार आके समंदर के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। इस वजह से समुद्री पानी जो है वो ज़्यादा नमकीन होता है बानिस्बत जो है वो दरियाई पानी के या फ्रेश वाटर के। तो ये हमने अपना आपको जो है वो कंसेप्ट दिया किसके हवाले से, फ्रेश और मेराइन वाटर बायोलॉजी के हवाले से। उसके बाद मैं नेक्स्ट अपने डिफ़ाइन की तरफ मूव करता हूँ, और नेक्स्ट जो मेरी आज की डिफ़ाइन है वो मैं कोई भी ले लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ जी, दैट इज़ नोन एज फिजियोलॉजी। तीसरी बड़ी डिफ़ाइन हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बारे में अगर मैं इसका लफ्ज़ी मतलब देखूं तो ये स्टडी ऑफ फंक्शंस को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन। अब अगर इसकी प्रॉपर डिफाइन करें तो क्या है, ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की वो शाख है इन विच वी स्टडी अबाउट, in which we study about, हम लोग स्टडी करेंगे जी अबाउट नॉर्मल, वी स्टडी अबाउट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। मतलब ये कि फिजियोलॉजी के अंदर हम लोगों ने जिस चीज़ की स्टडी करनी है वो हमारे फंक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ नज़र आएगी
कि मैंने यहाँ पे जब वर्ड फंक्शन यूज़ किया तो मैंने उसके साथ एक वर्ड साथ यूज़ किया है, दैट इज़ नोन एज द नॉर्मल फंक्शन। मतलब ये कि फिजियोलॉजी के अंदर आप लोग किसी भी एबनॉर्मल फंक्शन की बात नहीं करते, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं आप उनके नॉर्मल फंक्शन की बात करते हो। फॉर एग्जांपल ये कि हमारा हार्ट जो है वो किस तरह से काम करता है, हमारे किडनी का जो है वो क्या काम है, हमारी आई का जो है वो क्या काम है, हमारे हाथ जो है हैंड्स जो है उनका क्या काम है, हमारे एयर जो है कान जो है इनका क्या काम है, नोज़ का क्या काम है। ये जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं हर एक के हमने अगर नॉर्मल फंक्शन की स्टडी करने के वो नॉर्मली किस तरह से काम करने के लिए अल्लाह ने बनाए, तो ये हमारे पास ब्रांच किस में आएंगे, फिजियोलॉजी के अंदर आएंगे। इसके साथ अगर मैं ये बात करूँ कि फिजियोलॉजी नॉर्मल अगर फंक्शन की डिस्कशन कर रही है तो फिर एबनॉर्मल फंक्शन की डिस्कशन जो है वो कहाँ पे हो रही है उसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ कि हमारे पास फिजियोलॉजी में हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, हमारे जितने भी बॉडी के हिस्से हैं हम उनके नॉर्मल फंक्शंस की बात करें। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ हार्ट, कि हमारा जो दिल है ये किस तरह से काम करता है। फंक्शन ऑफ हार्ट, हमारे दिल का नॉर्मल काम जो है वो क्या है और ये किस तरह करता है। या फिर मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ब्रेन, कि हमारे दिमाग का जो है वो क्या काम है। लेकिन हम बात बार बार करेंगे कि नॉर्मल फंक्शन की हम बात करें, एब नॉर्मल की हम बात नहीं कर रहे। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपलें दी हैं आपको। एक मैंने ये एग्जांपल दी कि हमारा हार्ट जो है उसका हमने फिर काम देखना है, फंक्शन देखना है, और साथ साथ हम किसकी बात करें, हम ब्रेन की जो है बात करें। अब मैं आता हूँ कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो बॉडी के एबनॉर्मल हो तो फिर हम फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे या फिर कोई और ब्रांच है। तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ब्रांच है जिसको हम नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक के अंदर ये नहीं दी हुई पैथोलॉजी की, लेकिन आपकी जो दूसरी बुक्स हैं जैसा कि कॉलेज बायोलॉजी या फिर आपकी जो दूसरी नोटबुक दी हुई हैं उनके अंदर ये पैथोलॉजी की डिफ़ाइन आपको ज़रूर मिलेगी। तो पैथोलॉजी की अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसमें हम लोग जाकर स्टडी करेंगे एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। हम लोग यहाँ पे एबनॉर्मल फंक्शंस की बात करेंगे ऑफ बॉडी पार्ट, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं अगर उनमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो हम उनकी स्टडी करेंगे। या फिर मैं आपको ये बताऊं, एबनॉर्मल फंक्शन से मुराद यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ पर पैथोलॉजी के अंदर डिजीज़ की बात करेंगे। किस चीज़ की बात करेंगे जी, डिजीज़ की बात करेंगे। हम लोग पैथोलॉजी के अंदर किसी भी म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये बायोलॉजी की जो ब्रांच है जिसमें हम एबनॉर्मल फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कोई डिजीज़ हो गई आप लोगों को, या फिर मैंने दूसरा बताया कि आपकी जेनेटिकली कोई चेंज आ गया, म्यूटेशन हो गया, या फिर किसी भी और प्रॉब्लम का आप शिकार हैं। तो पैथोलॉजी के अंदर एबनॉर्मल फंक्शंस की आपने स्टडी करनी है, और फिजियोलॉजी के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है नॉर्मल फंक्शंस की, कि आपका दिल जो है वो कैसे काम करता है, गुर्दे कैसे काम करते हैं, आपका ब्रेन जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ के अंदर, फिजियोलॉजी, और साथ साथ मैंने आपको बताया पैथोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल फंक्शन को। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ तक आज का काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर को लेके चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।